दोस्तों स्टडी 91 के यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम लोग जो हमारा सेट 1 चल रहा है उस सेट 1 का पार्ट 2 कवर करने जा रहे हैं। याद रखिए दोस्तों, कुल 120 क्वेश्चन पर आपके साथ में प्रैक्टिस कराने वाला हूं, जिसमें 90 क्वेश्चन आपके जीएस से आने वाले हैं। और जीएस का बेड़ा उठाया है नितिन सर ने, तो घबराने वाली कोई बात नहीं दोस्तों। पहला वाला सीरीज आप लोगों को मिल चुका होगा, उम्मीद करता हूं आप लोगों को मजा भी आया होगा और मैथ और रीजनिंग की क्लास भी देख करके आपको अच्छा लगा हो। बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो ऐसा सोच रहे होंगे सर 90 क्वेश्चन से भी तैयारी की जा सकती, मैथ रीजनिंग को अगर नहीं भी करेंगे तो भी काम चल जाएगा। यार काम मत चलाओ, हमेशा सोच रखो यार टॉप करने का बड़ा आसान होता है, टॉप करना कुछ कठिन नहीं है। आपने अभी तक बीओ के एग्जाम के लिए क्या पढ़ा, कैसे तैयारी किया, कोई बात नहीं, किया तो ठीक है, नहीं किया तो भी ठीक है। बस स्टडी 91 पर अगले 8 दिनों तक जो कुछ आपको दिया जा रहा है, मां कसम उतना देख लो, मजा आ जाएगा। मतलब जान लो कि कॉन्फिडेंस लेवल तो हाई हो जाएगा और एग्जाम में अच्छे मार्क्स भी आपके आएंगे। ठीक है, आप सेलेक्ट हो जाएंगे बिल्कुल। ठीक है, क्योंकि यहां पर जितनी डिटेल में पढ़ाया जाता है ना, शायद ही आपको कहीं पर मिल पाए। ठीक है, तो डेली रात को 7 बजे से लेकर 11 बजे का टाइम शेड्यूल अपना खाली रखिएगा, क्योंकि स्टडी 91 आपके लिए सबसे बड़ी खुशखबरी लेकर आया है। इस पूरे टेस्ट सीरीज को फ्री ऑफ कास्ट आपके सामने दिया जा रहा है। ठीक है, जो अति संभावित प्रश्न है, मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन जो है वो मैं आपको यहां पर कराने चल रहा हूं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। स्टडी 91 का ऐप भी आ चुका है, उम्मीद करता हूं आप सभी ने इंस्टॉल किया होगा, आपकी तैयारी बेहतर चल रही होगी। ठीक है, पहला क्वेश्चन दे रहा है कि सूर्य से आने वाला हानिकारक पराबैंगनी किरण का कारण हो सकता है। दोस्तों पराबैंगनी किरण, जिसे हम इंग्लिश में यूवी रेज का नाम देते हैं, अल्ट्रा वायलेट रेज का नाम देते हैं। पता है अल्ट्रा वायलेट रेज कितने तरह का होता है? 3 तरह का होता है, यूवीए, यूवीबी और यूवीसी। ठीक है, याद रखिए इसमें से सी वाला बड़ा खतरनाक होता है, ए भी तो फिर भी काम चलाऊ होता है। और ये जो सूर्य से जो पराबैंगनी किरणें आती है ना, इनको रोकता कौन है? तो आपको पता होगा ओजोन परत रोकता है। देखो यहां से कितने सारे प्रश्न बनते हैं। ठीक है, आप ध्यान देना, ये पराबैंगनी किरण कितने तरह के होते हैं? 3 तरह के होते हैं, यूवीए, यूवीबी और यूवीसी होते हैं। ठीक है, इस पराबैंगनी किरण को कौन रोकता है? तो याद रखिए ओजोन परत जो होती है दोस्तों वो रोकती है, ओजोन परत। ये ओजोन परत में ओजोन गैस होता है और ओजोन गैस को O3 भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? O3 भी बोलते हैं। ये ओजोन परत कहां होती है? समताप मंडल में पाई जाती है और इंग्लिश में इसी को क्या बोलते हैं? स्ट्रेटोस्फीयर कहा जाता है। इतनी बातें आप याद रखेगा जो परीक्षा में बहुत ज्यादा पूछा जाता है। ठीक है, इसके अलावा याद रखेगा पराबैंगनी किरणों की वजह से व्यक्ति को त्वचा कैंसर होता है। क्या होता है? त्वचा कैंसर। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? त्वचा कैंसर। यानी यहां पर याद रखिए त्वचा कैंसर का कारण होता है ये पराबैंगनी किरणें, ये अल्ट्रा वायलेट रेज। ठीक है, इसको याद रखिएगा। चलो आगे बढ़ते हैं दोस्तों, वही यहां पर दे रहा है, कुछ अलग से नहीं है। सबसे लंबा जीवित वृक्ष का नाम बताइए। अगर आपसे परीक्षा में पूछ दिया भाई सबसे लंबा जीवित वृक्ष कौन है, पता है कितना लंबा है? 115 मीटर। कितना? अरे फीट की बात नहीं कर रहा हूं, 115 मीटर की बात कर रहा हूं। 1 मीटर में लगभग 3 फीट, 1 मीटर में लगभग यानी 350 फीट। इतना बड़ा पेड़, कितना? हम 5 फीट के, ये वृक्ष कितना? 350 फीट का। सोचो कितना बड़ा। ये दुनिया का सबसे बड़ा लंबा वृक्ष माना जाता है। इसका नाम है सिकोया। क्या है? सिकोया। सर यूकेलिप्टस के बारे में भी कुछ हमने सुना है। हाँ, यूकेलिप्टस को पर्यावरण का आतंकवादी कहते हैं। तक तक क्यों? क्योंकि ये जहां कहीं भी लगा होता है अगल बगल की भूमि ऊसर हो जाती। क्या हो जाती? ऊसर। क्यों? क्योंकि पानी बड़ा सोखता है, इसीलिए इसको पर्यावरण का आतंकवादी कहा जाता है यूकेलिप्टस को। और देवदार की लकड़ी तो बड़ी महंगी होती है। ठीक है, तो याद रखेगा सिकोया जो है वो सबसे लंबा जीवित वृक्ष माना जाता है। चलो कहां पाया जाता है? कैलिफोर्निया में पाया जाता है, उत्तरी कैलिफोर्निया साइड में पाया जाता है सिकोया। कह रहा है जीव विविधता नहीं होता दोस्तों, यहां पे क्या होगा? जैव विविधता होगा। ठीक है, थोड़ा सा आप वर्तनी सुधार कर लीजिए, जैव विविधता। ठीक है, लिख रहा है कि जैव विविधता निम्नलिखित माध्यमों द्वारा मानव अस्तित्व का आधार बनी हुई है। चलिए बताते हैं। मृदा निर्माण, हाँ जैव विविधता का कहीं ना कहीं संबंध मृदा निर्माण से है। ठीक है, क्योंकि अगर मृदा का अपरदन ज्यादा होने लगेगा तो फिर वहां जैव विविधता नहीं बन सकती। जैव विविधता वह क्षेत्र होता है जहां पर पेड़ पौधों, जीव जंतुओं की विभिन्न तरह की जो है प्रजातियां पाई जाती हैं। इस वजह से यहां पर मृदा निर्माण आवश्यक है। मृदा अपरदन की रोकथाम, यह भी आपका सही है। अपशिष्ट का पुनः चक्रण अगर कर लिया जाए तो सबसे अच्छा काम है भाई। जो अपशिष्ट हैं, जो कूड़े कचरे निकलते हैं, अगर उनका पुनः चक्रण हो जाए, उनको रिसाइकलिंग कर दिया जाए तो बड़ा अच्छा काम। इसमें खराब क्या है? यह भी सही है। और सस्य परागण यहां दिया गया दोस्तों, चारों कथन जो है वो सही हो जाएगा जैव विविधता के संदर्भ में।
में, ठीक है। तो 1 2 3 4 यहां सभी सही है। जैव विविधता को अधिकतम संकट है, जैव विविधता को सबसे ज्यादा संकट किससे है, प्रॉब्लम किससे, सबसे ज्यादा प्रॉब्लम व्यक्ति से है, सबसे ज्यादा प्रॉब्लम पर्यावरण को मानव से है, क्योंकि मानव ही है जो पूरे पर्यावरण का सत्यानाश कर सकता है और कोई नहीं करने वाला। देखो याद दे रहा है, कह रहा है जलवायु परिवर्तन से, वो तो है ही, कह रहा है अनुपयुक्त कृषि क्रियाओं से, वो भी है, कह रहा है प्राकृतिक निवास एवं वनस्पतियों के विनाश से। हाँ, व्यक्ति क्या करता है, व्यक्ति सीधा पेड़ पौधे काट ले जाता है। अरे जब पेड़ पौधे काट ले जाओगे तो कैसी जैव विविधता, और वहां पे कौन सा जीव जंतु रहेगा? अगर तुम वन ही समाप्त कर दोगे तो क्या जीव जंतु वहां रह सकते हैं? कभी नहीं रहेंगे। तो यहां ऑप्शन नंबर 3 जो है वो सही उत्तर हो जाएगा। हालांकि जैव विविधता को प्रभावित चारों ऑप्शन करेंगे, सही ये चारों हैं, लेकिन चारों में सबसे ज्यादा सही कौन है? तो याद रखिए, प्राकृतिक निवास और वनस्पतियों का विनाश, ये मानव द्वारा होता है, ये जैव विविधता के लिए सबसे खतरनाक है। निम्नलिखित में से किसने गहन पारिस्थितिकी, गहन पारिस्थितिकी को इंग्लिश में कभी कभी पूछता है डीप इकोलॉजी, क्या बोलता है? डीप इकोलॉजी। डीप इकोलॉजी जो शब्द दिया था ये किसने दिया था? बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। एक पारिस्थितिकी तंत्र का पूछता है तो एजी टांसले ने दिया था, वो अलग उत्तर है। वहां पे पूछता है पारिस्थितिकी तंत्र के बारे में, यहां पर क्या पूछ रहा है? यहां पर गहन पारिस्थितिकी के बारे में पूछ रहा है, डीप इकोलॉजी पूछ रहा है। तो याद रखिए, इसको दिया था अर्नीज नेस ने। क्या? अर्नीज नेस। ऑप्शन नंबर 3 क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। इस तरह के प्रश्न आपको इन्वायरमेंट में पढ़ाए गए हैं, अगर आपकी तैयारी अच्छी होगी। देखिए आज आपका जो ये पहला सीरीज में स्टार्ट कराया हूं मॉक टेस्ट का, इसमें दोस्तों खंड शिक्षा अधिकारी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को लेकर आया हूं, और ये जितने भी एग्जाम हाल फिलहाल में होने वाले हैं, ये जीएस के प्रश्न उन सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। क्यों यार? जो प्रश्न महत्वपूर्ण होते हैं वही सभी एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो अगर आप किसी अन्य एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो भी आप इन प्रश्नों को देख करके अपनी बेहतर तैयारी कर सकते हैं। एक बात। दूसरी बात दोस्तों, और भी चीजें याद रखिए, यहां पर अर्नीज नेस यहां सही उत्तर हो जाएगा। डिटेल में सभी सब्जेक्ट आपको पढ़ाए गए हैं, तब आज आकर के यहां पर लड़ाई जब आप लड़ने जा रहे हो तो आपको मजा आ रहा है, ठीक है। चलो आओ, सूची 1 का सूची 2 से मिलान करो। अक्सर यूपीपीएससी का जब एग्जाम होता है, कहोगे सर यूपीपीएससी की एग्जाम की बात क्यों कर रहे हैं? अरे खंड शिक्षा अधिकारी का पेपर कौन करा रहा है? यूपीपीएससी। तो पैटर्न कौन तैयार करेगा? यूपीपीएससी। तो जैसा पेपर पीसीएस का बनता है, मुझे ऐसा लगता है पर्सनली कि ये पेपर भी ठीक हो, हूबहू कुछ वैसा ही बनने वाला है, ठीक है। तो यहां से उसी तरह के प्रश्न आपको कलेक्ट करके दिए गए हैं ताकि आपकी मजबूत पकड़ बन सके। अगर 8 दिन आप इस सीरीज को ज्वाइन रखें, पढ़ते रहे, रोज एक एग्जाम, यानी लगातार आज से 7 से 8 दिनों तक रोज आपका खंड शिक्षा अधिकारी का पेपर होने वाला है स्टडी 91 पर। आप तैयार हैं? आप नीचे डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया गया है वहां विजिट करके आप टेस्ट भी दे सकते हैं, बिल्कुल दे सकते हैं, ठीक है। तो आ जाइए और टेस्ट दीजिए, ठीक है। लिख रहा है खाद्य उत्पादन में वृद्धि। ओहो, अरे भैया हरित क्रांति की बात कर रहा है। हाँ, किसने स्टार्ट किया था हरित क्रांति? बताइए। एमएस स्वामीनाथन ने। किसने? एमएस स्वामीनाथन ने, भारत में, ठीक है। दुग्ध उत्पादन मतलब श्वेत क्रांति, मत्स्य पालन मतलब नीली क्रांति, उर्वरक क्रांति मतलब भूरी क्रांति, सब पढ़ाया गया है। ऐसी 50 क्रांतियां आपको बताई गई। बोलो बताया गया कि नहीं? बताया गया ना। आप जाके स्टैटिक जीके का वीडियो देखिए, आपको मिल जाएगा। ऐसी 50 क्रांतियां पढ़ाया हूं, दावे के साथ बोल रहा हूं, आप जाके देख लीजिए। चलो आगे देखते हैं। करा सही उत्तर चुनिए। कथन कारक है, थोड़ा परेशान करेगा, सुनो ध्यान से। लेकिन राज्य वित्त आयोग एक संवैधानिक निकाय है ही है। राज्य वित्त आयोग क्या है? जैसे आर्टिकल 280 के बारे में सुना होगा ना, वित्त आयोग के बारे में बताता, उसी तरह से राज्य वित्त आयोग है, सही है। संघीय वित्त आयोग पंचायतों को वित्तीय सहायता देने के लिए संस्तुति नहीं कर सकता। अरे नहीं क्यों बोल रहे? वित्त आयोग का काम ही क्या है? वित्त संबंधी परामर्श देना, सलाह देना। तो यहां पर कथन तो सही है लेकिन कारण गलत है, ठीक है। ए सही है, आर गलत है, ठीक है, याद रखेगा। कह घाटे की वित्तीय व्यवस्था का अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ता है? घाटे की वित्तीय, हमारे देश की अर्थव्यवस्था कैसी अर्थव्यवस्था है? घाटे की वित्त व्यवस्था हम अपनाते हैं। इसको हीनार्थ प्रबंधन भी कहा जाता है, डेफिसिट मैनेजमेंट कहा जाता है इंग्लिश में। क्या? डेफिसिट मैनेजमेंट। याद रखें दोस्तों, इसमें क्या होता है? इसमें जो मुद्रा आपूर्ति होती है उसमें क्या कर दिया जाता है? बढ़ा दिया जाता है, उसमें बढ़ोतरी कर दिया जाता है। हीनार्थ प्रबंधन में घाटे की वित्त व्यवस्था में जब काम किया जाता है तो याद रखिए, जो मुद्रा आपूर्ति होती है उसमें बढ़ोतरी कर दी जाती है, मार्केट में मुद्रा की सप्लाई बढ़ा दी जाती है, ठीक है, याद रखिए।
आगे देख रहा है कि निम्नलिखित में से अच्छा आप कहोगे सर कैसे, तो इसके लिए मैं इकोनॉमिक्स में जाऊंगा तब आपको बताऊंगा। भाई हिनार्थ प्रबंधन आपको समझाना पड़ेगा, ठीक है। वो अभी इकोनॉमिक्स मैंने आपको नहीं पढ़ा है, लेकिन पढ़ा दूंगा आगे चल के, ठीक है। अभी तो इंडियन ज्योग्राफी आपका खत्म हुआ है, बहुत जल्द हम लोग इंडियन इकोनॉमी भी स्टार्ट करने वाले हैं। कह रहा है लॉरेंज वक्र द्वारा मापा जाता है। क्या मापा जाता है दोस्तों? लॉरेंज वक्र बहुत ज्यादा एग्जाम में पूछा गया दोस्तों। लॉरेंज वक्र बच्चे बहुत गलती भी करते हैं, याद रखिए। आय में जो असमानता है, जैसे हमारी और आपकी आय में अंतर है ना, ये आय की जो विषमता है, ये जो असमानता है, ये उसी को मापता है। किसको? तो आय की विषमता, असमानता, कुछ भी दे सकता है परीक्षा में, तो याद रखेगा लॉरेंज वक्र के माध्यम से इसको मापा जाता है। कह रहा विश्व बैंक की कौन सी संबंध संस्था विश्व के निर्धनतम राष्ट्रों को गरीबी उन्मूलन के लिए सहायता देती है? वैसे तो आपने विश्व बैंक का नाम सुना होगा, विश्व बैंक को IBRD के नाम से जानते हैं। किसके नाम से? IBRD के नाम से जानते हैं, ठीक है। उसी IBRD का एक और संस्था है IDA, इसको बोलते हैं इंटरनेशनल डेवलपमेंट अथॉरिटी, ठीक है। तो याद रखे अथॉरिटी नहीं, इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन, ठीक है। तो अंतरराष्ट्रीय विकास संघ का नाम दिया जाता है उसको। विश्व बैंक की उदार खिड़की कहा जाता है, ऋण देने वाली उदार खिड़की जो सभी को क्या करती है? ऋण प्रदान करती है। तो यहां पर IDA आपका सही उत्तर हो जाएगा, अंतरराष्ट्रीय विकास संघ, इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन, ठीक है। तो याद रखेगा, इंपॉर्टेंट है। आगे देखिए, छिपी बेरोजगारी से क्या तात्पर्य पढ़ाया गया है? जल्दी से बताइए सोच समझकर। देखिए ऑप्शन मत देखिए, सवाल जवाब की सीरीज में मैंने आपको बताया कि आप डिपेंड मत हो, ऑप्शन को देखने की जरूरत ना पड़े, तैयारी ऐसी होनी चाहिए। जिस दिन आपने ऑप्शन पढ़ना शुरू कर दिया, समझ लो वो विषय आपका तैयार नहीं है। अरे ऑप्शन की जरूरत क्यों पड़ती भाई? हाँ, जिसको पता होगा छिपी बेरोजगारी के बारे में, छिपी बेरोजगारी मतलब क्या? एक ऐसी बेरोजगारी मतलब जहां एक ऐसा स्थान जहां जरूरत से ज्यादा व्यक्ति काम कर रहे। मान लो एक खेत में 2 व्यक्ति काम करें तो ठीक है, अगर उसके जगह अनायास के 4 व्यक्ति काम कर रहे हैं तो बाकी के 2 के रहने से कोई फायदा है क्या? ठीक है, यानी कोई ऐसा कार्य जिसमें आवश्यकता से अधिक लोग लगे हैं, उस कार्य में जितने लोग अधिक लगे हुए हैं वही छिपी बेरोजगारी कहलाती है। तो याद रखिएगा, किसी कार्य में आवश्यकता से अधिक व्यक्तियों का संलग्न होना छिपी बेरोजगारी कहलाता है। ऑप्शन नंबर 4 यहां पर सही हो जाएगा। आगे देखिए, पहला अरब देश, कुछ करंट अफेयर के क्वेश्चन भी आपसे पूछे जाएंगे। अब जो बढ़िया क्वेश्चन करंट अफेयर का वो मैंने यहां पर शामिल कर दिया है। भाई मुझे ऐसा लगता है कि आपके बीओ वाले पेपर में कम से कम 7 से 8 क्वेश्चन जो है करंट अफेयर के रहेंगे ही रहेंगे, और हर सेट में मैंने इस तरह के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डाल रखे हैं, ठीक है। और बाकी टॉपिक वाइज करंट अफेयर अभी आपको हाल फिलहाल में पढ़ाया गया है, उसे जाकर देख लेंगे तो पूरा करंट अफेयर आपका तैयार हो जाएगा। लिख रहा है पहला अरब देश या पहला मुस्लिम देश जो मार्स मिशन स्टार्ट किया, मंगल मिशन चालू किया है। बोला है कि 2117 में हम पहुंच जाएंगे, कहां पर? मंगल पहुंच जाएंगे, ठीक है। तो बताइए कौन सा देश है? वो देश है संयुक्त अरब अमीरात, यूनाइटेड अरब अमीरात, ठीक है। याद रखेगा, अबू धाबी इसकी राजधानी है। सही उत्तर हो जाएगा UAE, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए, करा इस तरह की कोशिश चीन भी कर रहा है, भारत भी किया, तमाम चीजें आप सभी जानते हैं इसके बारे में। करा भारतीय मूल के चंद्रिका प्रसाद संतोखी को किस देश का राष्ट्रपति चुना गया है? ठीक है, भारतीय मूल के व्यक्ति हैं चंद्रिका प्रसाद संतोखी, ये राष्ट्रपति बने हैं। गजब बात है। इनके पूर्वज बिहार से बिलोंग करते थे, बहुत अच्छी बात है, ठीक है। ये कहां के बने हैं दोस्तों? दक्षिण अमेरिका में एक देश है, आपने सुना होगा, सबसे फेमस देश है ब्राजील, ठीक है। ब्राजील का नाम सुना होगा, कंपास वाली घास के मैदान वहां पे है, ठीक है। तो याद रखिए, उसी से जब ऊपर की साइड आप आगे बढ़ेंगे तो आपको मिलेगा गुयाना, फ्रेंच गुयाना, सूरीनाम, इक्वेडोर, कंबोडिया, अर्जेंटीना, ये सब ऐसे सीरियल से जाते हैं देश, ठीक है। उसमें जो सूरीनाम देश है वहां का राष्ट्रपति चुना गया है चंद्रिका प्रसाद संतोखी को, ठीक है। तो सूरीनाम देश के राष्ट्रपति बने हैं चंद्रिका प्रसाद संतोखी, ठीक है। भारतीय मूल के व्यक्ति, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कर विश्व जूनोसिस दिवस कब मनाया जाता है? पहले सर ये बताइए, ये दिवस वाला क्वेश्चन यहां डाले क्यों आप, इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? दोस्तों जूनोसिस इस समय सबसे ज्यादा चर्चा में चलने वाला शब्द है जूनोसिस। नहीं सुना होगा, जूनोटिक सुना? नहीं सुना, चलिए मैं आपको बता दे रहा हूं दोस्तों। जूनोसिस या जूनोटिक एक ऐसा शब्द है, आप कह सकते हो इसका संबंध रोग से है। अभी इस समय पूरी दुनिया को हिला देने वाला कौन सा रोग है? कोविड-19, कोरोना, ठीक है। ये कोरोना जो वायरस है किससे फैला? लोगों ने कहा चमगादड़ से फैला। याद रखें दोस्तों, जब कोई रोग किसी पशु पक्षी के माध्यम से, किसी जीव जंतु के माध्यम से व्यक्तियों में फैलता है, ऐसे रोग को जूनोटिक रोग कहा जाता है। और इसीलिए दोस्तों कोरोना वायरस को भी इसी के तहत लाया गया है।
एक रिपोर्ट में अभी बताया गया, उसके बारे में निकाल करके बकायदा। तो विश्व जूनोटिक दिवस मनाया जाता है 6 जुलाई को हर साल। 6 जुलाई आप याद रखेगा, राइट आंसर हो जाएगा। बोलो परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट है कि नहीं है? बिल्कुल है, ठीक है। आप मानो ना मानो, मुझे ऐसा लगता है। आगे देखो, करा हाल ही में किन देशों ने खोलोंगछू विद्युत जल परियोजना पर एक हस्ताक्षर किया है? खोलोंगछू के साथ ये जो जल विद्युत परियोजना है, ये भारत और भूटान के बीच में है। किसमें? भारत और भूटान के बीच में परियोजना चल रही है। तो याद रखेगा, इंपॉर्टेंट है, इस तरह के प्रश्न पूछे जाते रहते हैं, तो यहां पर याद रखेगा, ठीक है। चलिए ये आगे देखिए, कथन कारक वाले हैं। कह रहा ओजोन जैविक जीवन के लिए परम आवश्यक है? नहीं आवश्यक है। अरे ओजोन आवश्यक है। ओजोन परत नहीं होता तो सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणें कब का जमीन को सफाचट कर गई होती, ठीक है। तो पहला वाला सही है। दूसरा लिख रहा ओजोन परत पृथ्वी को उच्च ऊर्जा विकिरण से संरक्षित करती है। बिल्कुल सही है दोस्तों, यहां पर दोनों कथन सही है, व्याख्या भी अपने आप में बिल्कुल सही है। मुद्रास्फीति को किसके द्वारा नियंत्रित किया जा सकता है? मुद्रास्फीति मतलब क्या होता है? महंगाई। इसको दूसरे भाषा इंग्लिश में बोलते हैं इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन यानी महंगाई आता है तो क्या होता है? हर चीज का दाम बढ़ जाता है। जब कभी इन्फ्लेशन आ जाए तो क्या करना चाहिए? मार्केट में जो मुद्रा आपूर्ति हो रही है उसको कम कर देना चाहिए। न लोगों के पास पैसा रहेगा न लोग खरीदेंगे, ठीक है। तो ये आपूर्ति घटा देना है। तो याद रखें, मुद्रा प्रवाह को अगर घटा लिया जाए तो जो मुद्रास्फीति है उसको कंट्रोल किया जा सकता है। एकदम सिंपल तरीके से समझो, ठीक है। जैसे महंगाई बढ़ गई तो सबके जेब में पैसा है, तब तो आदमी खरीदता है। पैसा कम कर दो मार्केट में, महंगाई कंट्रोल में आ जाएगी। बस इतना सा काम है। और ये काम करता कौन है? आरबीआई करता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया करता है। सीडीबी की स्थापना कहां पर हुई? तो याद रखिए, सीडीबी जो बैंक है दोस्तों, इसकी स्थापना हुई है लखनऊ में, ठीक है। मतलब लखनऊ इसका हेडक्वार्टर है सीडीबी का। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कुछ और पूछा क्या? अच्छा, कह रहा है सीडीबी का स्थापना क्यों किया गया है? दोस्तों सीडीबी जो है ये लघु उद्योगों के लिए, सीडीबी स्मॉल इंडस्ट्रीज का नाम ही है सीडबी, ठीक है। तो स्मॉल इंडस्ट्री यानी जो लघु उद्योग है उनको वित्त की सुविधा उपलब्ध कराता है। 1990 2 अप्रैल 1990 में लखनऊ में इसकी स्थापना किया गया था, ठीक है। तो इसको याद रखेगा। चलिए फिर से सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। क्या करें? इस तरह के कथन कारक सूची वाले प्रश्न खूब दे रखे हैं, मुझे भी बड़ा मजा आता है इसको पढ़ाने में। सुनो, इको मार्क दोस्तों क्या बताता है? ये एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट के बारे में बताता है, गुणवत्ता बताता है उसकी, ठीक है। तो गुणवत्ता यानी 1 पे हो जाएगा। हॉलमार्क देखा होगा, आपने सुना होगा कि कभी भी सोना या आभूषण खरीदते समय हॉलमार्क वाले आभूषण खरीदें, ठीक है। तो हॉलमार्क क्या बताता है? ये आभूषण की गुणवत्ता को बताता है। रग मार्क क्या बताता है दोस्तों? ये बाल श्रम प्रतिषेध के बारे में बताता है। एग मार्क क्या बताता है? ये कृषि वस्तुओं की गुणवत्ता के बारे में बताता है। तो याद रखेगा, यहां चारों पॉइंट आपको दे दिया गया। यहां खाने वाला कोई भी सामान हो सकता है इको मार्क में, ठीक है। तो याद रखेगा, इको मार्क खास करके पर्यावरण उत्पादों की गुणवत्ता के लिए होता है। पर्यावरण के लिए जो गुणवत्ता बनाए रखते हैं प्रोडक्ट, उनके लिए होता है इको मार्क, ठीक है। नहीं तो एग मार्क इको मार्क में अंतर क्या होगा? एग मतलब एग्रीकल्चर वाले आ जाएंगे, ठीक है। आगे देखिए, अरे कितना यार कूट वाले क्वेश्चन आ गए। मतलब मैं भी अपनी टीम से बोल के रखता हूं ना भाई, कूट वाले क्वेश्चन थोड़ा अच्छे डाल दो, ठीक है। तो सिलेक्ट करके बहुत सारा दे रखा उन लोगों को, तो वो लोग यहां से अपने मन से डाल दिया करते हैं। विशाखापट्टनम दोस्तों आंध्र प्रदेश में है, आप सभी को पता होगा। विशाखापट्टनम में पोत निर्माण का कार्य किया जाता है। भारत का प्राकृतिक बंदरगाह है, सबसे गहरा बंदरगाह यहां पर है, ठीक है। तो याद रखेगा, यहां पर क्या हो जाएगा? पोत निर्माण हो जाएगा। मुरी कहां पड़ता है दोस्तों? मुरी पड़ता है झारखंड में, एक जगह है मुरी, यहां पर एल्युमिनियम के कारखाने हैं। गुरुग्राम में दोस्तों मोटर गाड़ियां बनती, गुरुग्राम में मारुति सुजुकी वगैरह का कारखाना है, गाड़ियां बनती वहां पे। और पनकी पड़ता है उत्तर प्रदेश कानपुर के पास में, यहां उर्वरक का कारखाना है, ठीक है। पनकी में दोस्तों एनटीपीसी भी है वहां पर, ठीक है। तो उसको भी याद रखेगा, इंपॉर्टेंट है। तो अभी मैं यहां पे मिलान कर दिया हूं, नीचे आप सेट कर लीजिएगा खुद से, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तालों और कृत्रिम जलाशयों में मत्स्य पालन की क्रिया क्या कहलाती है? मत्स्य पालन को क्या बोलते हैं? नीली क्रांति, हाँ। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? पीसी कल्चर। क्या बोलते हैं? पीसी कल्चर। तो याद रखें दोस्तों, यहां पर क्या हो जाएगा? पीसी कल्चर हो जाएगा। और एपी कल्चर जो दे रहा है वो मधुमक्खी पालन से संबंधित है, ठीक है। तो पीसी कल्चर हो जाएगा। रेशम कीट पालन से संबंधित कौन है? सेरी कल्चर होता है, ठीक है। उसको भी याद रखेगा। वर्मी कंपोस्ट खाद किस तरह की खाद होती है? वर्मी कंपोस्ट खाद, 4 ऑप्शन दिए गए हैं, जल्दी से उत्तर बताइए। वर्मी कंपोस्ट खाद दोस्तों एक तरह की जैविक खाद होती है, ठीक है। और वैसे भी केचुए से ये खाद बनाई जाती है। और केचुओं को किसान का मित्र कहा जाता है। क्यों? जिस खेत में केचुए आ जाते हैं ना, याद रखिए वो खेतों की जुताई स्वतः कर देते हैं, ठीक है। इसलिए, क्योंकि जो केचुए छिद्र करते हैं उसमें नाइट्रोजन जाके भर जाती है, इसलिए खेतों को नाइट्रोजन भी मिल जाता है। कई सारे फायदे हैं। तो केचुए द्वारा उत्पादित जैविक खाद है, याद रखिए।
रखिएगा, ठीक है, वर्मी कंपोस्ट। कुनैन, कुनैन दोस्तों ये सिंकोना एक पादप होता है, ठीक है, एक पौधा होता है, उसकी छाल से तैयार किया जाता है, दवा बनाने के काम आता है, ठीक है, तो इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट। मलेरिया का दवा बनाया जाता है इसके माध्यम से, तो उसको ध्यान दीजिएगा दोस्तों। स्टडी 91 का ऐप अगर आपने नहीं डाउनलोड किया है तो जल्दी से डाउनलोड कर लीजिए। अच्छा, कई लोग ये जानना चाहते हैं सर आप कहां कहां एक्टिव है। दोस्तों आप याद रखिए, अगर आप हमसे मिलना चाहते हैं तो स्टडी 91 के नाम से यूट्यूब से जुड़ जाइए, ठीक है। अगर आप प्ले स्टोर पे जाएंगे तो वहां भी आपको स्टडी 91 मिल जाएगा। अगर आप गूगल पे आएंगे तो वहां पर study91.co.in के नाम से वेबसाइट है, वो आपको मिल जाएगा। अगर आप टेलीग्राम पे आएंगे तो स्टडी 91 ऑफिशियल चैनल के नाम से वहां पर जो है आईडी बनाई गई है, तो उसमें आकर के आप उससे जुड़ सकते हैं, ठीक है। क्या फायदा होगा वहां वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। अगर आपको YouTube के थ्रू नोटिफिकेशन नहीं मिलता तो टेलीग्राम के थ्रू नोटिफिकेशन मिल जाएगा। एक फायदा यह है, आप ट्विटर पर हमें फॉलो कर सकते हैं @study915 पर, ठीक है। इसके अलावा इंस्टा पर मैं एक्टिव नहीं था, बट अभी रिसेंट में एक्टिविटी आ गई है, और फेसबुक पेज है हमारा @study91, तो वहां भी हमें फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। हर जगह आपको कुछ न कुछ अच्छा मिलता रहेगा, इतने सारे प्लेटफॉर्म आपके लिए तैयार हो चुके हैं, तो आ जाइए साथ में जुड़िए, मजा करते हैं, ठीक है। आगे देखिए, कुछ अलग क्वेश्चन आ गया क्या? हाँ, एक मिनट, हाँ यहां देखिए, निम्नलिखित नोबल गैसों में से कौन सी वायु में नहीं पाई जाती। दोस्तों बहुत सारी अक्रिय गैस के बारे में आपको बताया होगा, उसमें एक गैस है रेडॉन गैस, ठीक है। वो रेडॉन गैस वायुमंडल में नहीं पाया जाता, इन जनरल नहीं पाया जाता सामान्यतः, लेकिन कुछ कंडीशन में पाया जाता है। कब? जब कभी सुनामी आने वाली होती है, वायुमंडल में रेडॉन गैस की मात्रा बढ़ जाती है। जब कभी भूकंप आने वाला होता है, रेडॉन गैस की मात्रा बढ़ जाती है। कुछ आपदाओं के समय बढ़ता है, हमेशा नहीं पाया जाता। यह अक्रिय गैस होता है, ये वायुमंडल में इन जनरल नहीं होता, तो याद रखिएगा रेडॉन सही उत्तर हो जाएगा। बाकी आर्गन जो दे रहा दोस्तों, ये बल्ब वगैरह में पाया जाता आर्गन गैस, ठीक है। बाकी हीलियम जो है गोताखोर वगैरह जाते हैं, और ये सब याद रखिएगा। नियान भी क्या है? अक्रिय गैस, ठीक है, इसको याद रखिएगा। चलिए आगे दे रहा है, स्वचालित वाहन निर्वातक का सबसे अविषालु धातु प्रदूषक कौन सा है? लेड। लेड कौन सा? अरे आप पेट्रोल पंप पे जाओ, पेट्रोल भराओ, वहां पर देखेंगे दो तरह का पेट्रोल मिलता है, ठीक है। क्या? शीशा रहित पेट्रोल, शीशा सहित पेट्रोल, ठीक है। तो शीशा रहित हमेशा लेना चाहिए, थोड़ा सा महंगा होता है क्योंकि उसमें लेड नहीं होता। लेड जो होता है बड़ा नुकसानदायक होता है, ठीक है। तो याद रखिए, सबसे खतरनाक वायु प्रदूषण करता है, ठीक है, लेड, इसको ध्यान दीजिएगा। भोपाल गैस त्रासदी का नाम सुना होगा, ठीक है। भोपाल जो मध्य प्रदेश की राजधानी है, वहां पर एक गैस लीक हो गया था, रातों रात कई लोगों की मृत्यु हो गई थी। उस गैस का नाम क्या था? मिथाइल आइसोसाइनेट था, ठीक है। 1984 की घटना है दोस्तों, याद रखेगा, मिथाइल आइसोसाइनेट, ठीक है। मिक इसको बोलते हैं शॉर्टकट में, मिथाइल आइसोसाइनेट को मिक गैस का भी नाम दिया जाता है। दूध का धवल रंग निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण होता है? दूध जो सफेद होता है ना, किसकी वजह से होता है? देखिए, दूध का सफेद रंग, दूध का पीला रंग, तो पूछता है, तो दूध का सफेद रंग केसिन की वजह से होता है, जबकि पीला रंग केरोटीन की वजह से होता है, ठीक है। तो केसिन आपका यहां राइट आंसर हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा। बाकी जो दही बनता है वो लैक्टिक एसिड की वजह से बनता है। शरीर में थकावट जो महसूस होती है वो भी लैक्टिक एसिड के जमाव की वजह से होती है, ठीक है। जोड़ों में दर्द यूरिक एसिड की वजह से होता है, सब पढ़ाया गया है। सेब का लाल रंग मैलिक एसिड की वजह से होता है, नहीं पढ़ा है? पढ़ाया गया ना, बोलिए, अरे बोलिए हाँ, पढ़ाया गया है। अगर आप रेगुलर पढ़ते होंगे, ये बच्चों वाले सवाल है यार, क्या फंस जाते हो आप लोग। आगे देखो, कर फसलोत्पादन में नत्रजन उपयोग क्षमता में वृद्धि की जा सकती। अच्छा, नत्रजन मतलब नाइट्रोजन, ठीक है। कर नाइट्रोजन उपयोग क्षमता में वृद्धि की जा सकती कैसे? अगर आपको खेतों में इस्तेमाल करना है तो लिख रहा उर्वरक की मात्रा का बार बार प्रयोग कीजिए। हाँ, ले जाके यूरिया मिलाइए। अरे यूरिया में कितने % नाइट्रोजन होता है? 46 से 47% तक। कितना? परीक्षा में पूछा जाता है, इसलिए बोल रहा हूं, 46 से 47% नाइट्रोजन होता है यूरिया में, याद रखिएगा। तो ये भी सही हो जाता है, यानी खूब उर्वरक का प्रयोग करो, खूब यूरिया डालो, ठीक है, तो ये भी सही हो जाएगा। दूसरा लिख रहा है, नत्रजन अवरोधक का प्रयोग किया जाए, जो नाइट्रोजन मिल चुका है उसका अवरोधक बना लिया जाए ताकि वो बाहर ना जा पाए, ये भी सही हो जाएगा। नत्रजन धीरे धीरे छोड़ने वाले उर्वरकों का इस्तेमाल किया जाए, या उपरोक्त सभी के द्वारा, तो सभी हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर, ठीक है। जिस तत्व के परमाणु में 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन और 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, उसका द्रव्यमान संख्या कितना होता है? केमिस्ट्री का क्वेश्चन। इस समय केमिस्ट्री में एक वीडियो मेरा वायरल चल रहा है और खूब उसे लोग पसंद कर रहे हैं। वो वीडियो है पीरियोडिक टेबल का, ठीक है, जी हाँ, पीरियोडिक टेबल का वीडियो इस समय वायरल चल रहा है मेरा, तो आप जाकर देख सकते हैं। बड़े बेहतरीन तरीके से मैंने पीरियोडिक टेबल वहाँ पढ़ाया था, ठीक है। फिलहाल चलो और टॉपिक पर बात करते हैं दोस्तों। यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि जो नाभिक होता है, नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाए जाते हैं। इलेक्ट्रॉन जो होता है दोस्तों, वो इस नाभिक के बाहर जो होता है चक्कर लगाता रहता है। और द्रव्यमान संख्या किसे कहा जाता है? इसी प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन के योग को कहा जाता है। अगर प्रोटॉनों की संख्या 2
है, न्यूट्रॉनों की संख्या 2 है, तो द्रव्यमान संख्या कितनी हो जाएगी? 4 हो जाएगी। 4 आपका सही उत्तर हो जाएगा। कहते हैं याद नहीं होता। अरे कैसे याद नहीं होता है बताओ, कैसे याद नहीं होता? अब कैसे याद होगा? हाँ, सिंपल चीजें हैं। देखिए पढ़ाया हूं, पूरा फिजिक्स पढ़ा दिया, पूरा केमिस्ट्री पढ़ा दिया, पूरा बायोलॉजी पढ़ा दिया, बायोलॉजी कॉपी में पढ़ाया, जाके देख सकते हैं, ठीक है। तो पूरी पॉलिटी पढ़ा दिया, एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ा दिया, मिडावल हिस्ट्री पढ़ा दिया, मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ा दिया, पोल्ट्री पढ़ा दिया, इंडियन ज्योग्राफी पढ़ा दिया, हिंदी पढ़ा दिया, पूरा पढ़ा दिया, 100% पढ़ा दिया, कुछ बचा नहीं है। एक टॉपिक, एक सिंगल चैप्टर नहीं बचा है। अब जाके देखो, देखो जाकर, तैयारी करो, बैठे बैठे घर पे तैयारी कर सकते हो। सिर्फ आ जाओ, जुड़ जाओ स्टडी 91 से, कुछ है नहीं यहाँ पे, एकदम आराम से पढ़ाई करो, बाहर दौड़ने भागने का कोई मतलब नहीं, ठीक है, आराम से पढ़ो। चलो आगे देखते हैं, मतलब समझो, मेथड समझो। पराश्रव्य तरंगे वे ध्वनियां होती हैं जिनकी आवृत्ति होती है। बताइए, कर तरंग वाले चैप्टर से फिजिक्स में पढ़ाया हूं, तरंग चैप्टर, बताओ, ठीक है। 20,000 हर्ट्ज से अगर अधिक आवृत्ति होगी तो व्यक्ति के कान नहीं सुन सकते, लेकिन कुत्ते बिल्ली सुन सकते हैं, ठीक है। तो याद रखेगा, उन्हीं तरंगों को पराश्रव्य तरंगे कहा जाता है, ठीक है। तो यहां पर क्या हो जाएगा? 20,000 हर्ट्ज से अधिक वाले। रोगियों के दांत को देखने में दंत चिकित्सक किसका इस्तेमाल करता है? दर्पण चैप्टर है, दर्पण चैप्टर उससे आ रहा है क्वेश्चन, ठीक है। तो बताइए किसका इस्तेमाल करता है? अवतल दर्पण का। क्यों? क्योंकि अवतल दर्पण क्या करता है? शकल को बड़ा कर देता है, ठीक है, दांत को बड़ा कर देगा, मुंह को बड़ा कर देगा, तो डॉक्टर को देखने में आसानी होगा। अगर आप किसी सैलून में जाएंगे ना, तो वहां पे भी अवतल दर्पण लगे होते हैं, तभी आप वहां देखकर अपने आप को बड़ा स्मार्ट फील करते हैं, अच्छा दिख रहे हैं, ठीक है। और घर आते हैं तो फिर लगते हैं यार बेवकूफ तो नहीं दिख रहे हैं, ठीक है। तो ये चीजें होती है, तो अवतल दर्पण याद रखेगा, सही हो जाएगा। बाकी गाड़ियों वगैरह में उत्तल दर्पण का इस्तेमाल किया जाता है। क्यों? पीछे की चीजें आपको छोटे में देखना पड़ता है, इसलिए उत्तल दर्पण का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। आगे लिखा है, मानव शरीर का सामान्य तापक्रम, जो लोग बोलते हैं ना कि 100 डिग्री का बुखार चढ़ा है, सेल्सियस का नहीं, 100 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा तो उबल जाओगे, ठीक है। फ़ारेनहाइट होता है 100 डिग्री, ठीक है। तो 98 फ़ारेनहाइट अगर दे रहा है तो वो कितने डिग्री सेल्सियस के आसपास होगा? याद रखें दोस्तों, 36 के आसपास होता है, ठीक है। 36.89 नॉर्मल टेम्परेचर होता है मनुष्य का, ठीक है। और फ़ारेनहाइट में 98.4 से 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट तक होता है, तो इसको भी आप याद रखिएगा। मानव की सामान्य स्वस्थ आंख के लिए स्पष्ट न्यूनतम दूरी कितनी रखी गई है? तो कम से कम 25 सेंटीमीटर। आपको कोई भी किताब पढ़ना चाहिए, मोबाइल चलाना चाहिए, लैपटॉप चलाना चाहिए, तो आपसे और उस सामान के बीच में दूरी कितनी होनी चाहिए? कम से कम 25 सेंटीमीटर की दूरी होनी चाहिए, नहीं तो बर्बाद होने से कोई रोक नहीं सकता। चलो आगे देखो, निम्न में से कौन सा जल लवणता में प्रवणता को प्रदर्शित करता है? जल लवणता में प्रवणता, ठीक है, जल्दी से बताइए। अरे भाई, पानी में लवणता होता है, लवणता नहीं जानते? नमकीन जल का नाम सुना है? खारा जल का नाम सुना है? आप जान गए हैं। सबसे बड़ी खारे पानी झील बताओ, जल्दी से बताओ, कौन सी? चिल्का, उड़ीसा, याद रखिए। और कौन सी है? सांबर झील है, जहां से नमक मिलता है ना, बिल्कुल सही है। लोनार झील भी क्या, वहां भी खारे पानी की झील है, उसको भी ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अभी लोनार झील में उसका रंग जो हो गया था, क्या हो गया था? गुलाबी हो गया था, पढ़ाया गया होगा आपको, ठीक है। तो कई लोग बोले एल्गी की वजह से हो रहा है, ठीक है, लेकिन बाद में पता चला वहां कुछ स्पेशल चीजें थी, उसकी वजह से हो रहा था। अच्छा, इसको बताओ, जल में लवणता की प्रवणता की जानकारी किससे होता है? तो हेलोक्लाइन, ठीक है, हेलोक्लाइन के माध्यम से पता चलता है, ये प्रदर्शित करता है हेलोक्लाइन। और उसका मापन कौन करता है? तो याद रखिए, सेलिनोनेक्टर एक यंत्र होता है, सेलिनो माने होता है नमक की मात्रा, ठीक है, तो याद रखिएगा उसके माध्यम से भी होता है। छत्रक सेल, दोस्तों छत्रक सेल पाए जाते हैं खास करके, कुछ आप भी बता लो, तब तुरंत मेरी आदत नहीं है रुकने का, ठीक है, मैं रुक नहीं पाता हूं। ऐसे क्वेश्चन देखा नहीं, तुरंत दिमाग में उत्तर छप जाता है, जैसे लगता है ना ये क्वेश्चन आया नहीं और ये सामने मेरे फोटो बन गया है, मैं बताऊं अभी ऐसे बना दूंगा, लो छत्रक शिला, देखो ये छत्रक शिला बन गया, ठीक है। होता क्या है? होता यह दोस्तों कि आपने बालू का स्तूप का नाम सुना होगा, छत्रक शिला का नाम सुना होगा, बालू के टीले का नाम सुना होगा, ये सभी मरुस्थल में तेज हवाओं से बनता है, ठीक है। मान लो मरुस्थल में कोई पहाड़ी थी, जब हवाएं चलती हैं उस पहाड़ी को काट देती हैं, ठीक है, तो एक छत्रक शिलानुमा वहां आकृति बन जाता है, ठीक है। तो याद रखेगा कुछ ऐसा आकृति बन जाएगा, ठीक है, ऐसा, ठीक है। तो याद रखेगा ये मरुस्थलों में खासकर होता है, तो यहाँ राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। दिखता है आंख से, आप भी देख सकते हो, जब आप लगातार पढ़ोगे ना, खूब पढ़ोगे, ठीक है, मेरी तरह खूब मेहनत करोगे तो आपको भी लगने लगेगा। आंसर क्वेश्चन पढ़ने के उत्तर ऐसे दिखेगा। लिख रहा है, एक ही समय में कंपन करने वाले स्थानों को जोड़ने वाली रेखा क्या कहते हैं? मतलब दो जगह कंपन होता है। कंपन कब होगा? जब भूकंप आएगा। कंपन कब होगा? मत पढ़ो, ये सब मत पढ़ो, बेकार है, बेकार चीजें।
आप मत देखो, सुनो, कंपन करना मतलब भूकंप करना, दो जगह मतलब दो जगह एक साथ भूकंप करता है, इनको जोड़ने वाली रेखा कौन सी हो जाएगी? सहभूकंप रेखी रेखा, ठीक है, सहभूकंप रेखी, ठीक है। तो याद रखें सहभूकंप यहां पे राइट आंसर हो जाएगा। सिंपल तो है, इसमें है क्या यार? प्रदीप्त रेखा किसे कहते हैं? प्रदीप्त माने क्या होता है बताओ? जहां दिन रात का मिलन हो, ठीक है। तो पृथ्वी पर एक काल्पनिक रेखा होती, कहीं खींची नहीं गई, क्यों? क्योंकि दिन रात वाली रेखा हमेशा चलती रहती है, ठीक है, कहीं ना कहीं दिन होगा तो कहीं ना कहीं रात होगा, ठीक है भाई। पृथ्वी घूम रही है, अपने अक्ष पर नाच रही है, ठीक है। तो याद रखेगा 24 घंटे में चक्कर पूरा करती है, तो ये प्रदीप्त रेखा होती है जहां दिन और रात का बंटवारा होता है, ठीक है। तो उसको याद रखेगा। और यहां पे मिला लीजिए, क्या होगा? ग्लोब पर वह वृत्त जो तापमान को विभाजित करता है, गलत। ग्लोब पर वह वृत्त जिसके द्वारा किसी स्थान का सही स्थिति ज्ञात हो जाए, गलत। ग्लोब पर वह वृत्त जो दिन रात को विभाजित करता है, बिल्कुल सही। ऑप्शन नंबर 3 यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। सौर प्रणाली के 4 सबसे बड़े ग्रह का नाम बताओ। देखो 4 जो सबसे बड़े ग्रह हैं वो बाह्यतम ग्रह हैं, वो गैसीय ग्रह हैं, ठीक है। बृहस्पति ग्रह, शनि ग्रह, अरुण ग्रह और वरुण ग्रह, ये 4 बाहरी ग्रह हैं, ये गैस से बने हुए ग्रह हैं, ठीक है। और जो 4 आंतरिक ग्रह हैं जिसमें बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल आता है, जिसे चट्टानी ग्रह का नाम देते हैं, वो अंदर वाले, वो छोटे छोटे हैं, ये लास्ट के चारों बड़े हैं। तो देखिए बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, ये ऑप्शन नंबर 3 यहां पर राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ड्रैकेंसबर्ग पर्वत कहां पर है बताइए? मोड़दार पर्वत है। ड्रैकेंसबर्ग पर्वत कहां पर है? परीक्षा में बहुत ज्यादा पूछा गया है, ठीक है। ये दक्षिण अफ्रीका में है। कहां पर? दक्षिण अफ्रीका में है ड्रैकेंसबर्ग पर्वत, ठीक है। चलो एक बार फिर से आओ मिलान करते हैं। देखिए मिलान तो मैं करवा के रहूंगा। देखिए 7-8 दिन तक अगर आप हमारे साथ बने रह गए तो याद रखो, आपको सोचो एक दिन में कितने लोगों की तबीयत हरियर हो गई, ठीक है। परेशान हो गए होंगे, अरे सर इतना पढ़ा दिया एक दिन में। अरे ऐसे ही थोड़े मेहनत करेंगे, हाँ मेहनत करेंगे तो लगना भी तो चाहिए कि मेहनत हो रहा है भाई। घर वालों को लगे यार आपका पेपर होने वाला, कुछ तो मेहनत कर लो मेरे भाई। अब नहीं करोगे तो कब करोगे बताओ? कब करोगे मेहनत? तो जल्दी से कर लो मेहनत। देखो यहां पे दे रहा है करा। अब देखो सबसे आसान है बद्दू। बद्दू जनजाति कहां पाई जाती है? ये अरब में पाई जाती है। बुशमैन कहां है? कालाहारी में है। खिरगिज कहां पर है? मध्य एशिया में है। एनू कहां पर है? जापान में है। नहीं पढ़ाया गया है? बता दो, कसम खा लो कि नहीं पढ़ाया गया है। कसम खाओ नहीं पढ़ाया गया है। हाँ बताओ। एक एक क्वेश्चन आपको पढ़ाया गया है, एक एक क्वेश्चन पूछोगे, मैं जाके वीडियो में दिखा। देखो जो लगातार पढ़ रहे होंगे वो तो यार कमेंट करके बताओ कि हाँ नितिन सर ने पढ़ाया है, बोलो तो, ताकि बाकी लोगों को पता चले भैया, बाकी लोगों को पता चले कि हाँ नितिन सर ने पढ़ाया है। लोग आए देखें, बोलो जल्दी बोलो, जल्दी बोलो, पढ़ाया गया कि नहीं? एक एक क्वेश्चन बताओ, सब क्वेश्चन बताओ कि पढ़ाया गया कि नहीं। ध्यान से देखो, करा निम्नलिखित में से यूरोप की तेल राजधानी किसे कहा जाता है? बताओ पढ़ाया गया कि नहीं? कसम खा के बताना पढ़ाया गया कि नहीं, झूठ मत बोल देना। यूरोप की तेल राजधानी किसे कहा? एबरडीन को कहा जाता है। किसे? एबरडीन को कहा जाता है। ये सब पढ़ाया गया है, सब पढ़ाया गया, कुछ नहीं बचा है। निम्नलिखित में से कौन सा सबसे बड़ा पठार है? कोलोराडो का पठार सबसे बड़ा पठार, कोलोराडो का पठार भाई। तो याद रखेगा ये संयुक्त राज्य अमेरिका के दक्षिण पश्चिमी क्षेत्र में विस्तारित होता है कोलोराडो का पठार, ठीक है, याद रखेगा। स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना 1875 में किया ना, 1875 में बंबई में किया था, ठीक है। तो याद रखेगा बंबई आपका सही उत्तर हो जाएगा। दयानंद सरस्वती ने किया था, ठीक है। करा कि क्या बोलते, वेदों की ओर लौटो, इन्होंने कहा था, ठीक है। तो याद रखेगा कालिदास की प्रसिद्ध रचना अभिज्ञान शाकुंतलम का अंग्रेजी भाषा में अनुवाद किसने किया बताइए? सर विलियम जोन्स ने किया। हाँ सर विलियम जोन्स ने किया। वारेन हेस्टिंग के काल में ये न्यायाधीश थे, ठीक है, जो सुप्रीम कोर्ट बना था कलकत्ता में, वहां पे न्यायाधीश थे, उन्होंने खुद किया कालिदास की रचना अभिज्ञान शाकुंतलम का खुद अनुवाद किया, विलियम जोन्स। तो ये राइट आंसर हो जाएगा। चलिए फिर से एक बार आ जाइए, समाचार पत्र पत्रिकाओं को जोड़िए 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 जोड़िए, मजा है। बोलो नहीं पढ़ाया गया है? अरे तब तक नहीं कहोगे तब तक रगड़ते रहूंगा। सुनो ध्यान से, चलो सबसे आसान उठाते हैं। सबसे आसान है कॉमनवेल्थ। कॉमनवेल्थ और न्यू इंडिया किसकी रचना है? जल्दी से बताओ। कॉमनवेल्थ और न्यू इंडिया एनी बेसेंट की रचना है। किसकी? एनी बेसेंट की रचना है। तो यहां पर लेके आ जाओ एनी बेसेंट में। बॉम्बे क्रॉनिकल किसकी रचना है? फिरोज शाह मेहता की रचना है। लीडर किसकी रचना है? मदन मोहन मालवीय की रचना है। सर्चलाइट किसका है? डॉक्टर सत्यनारायण सिन्हा जी का है। हो तो गया, बोलते हुए आता नहीं है, मेहनत करो ना। क्या पढ़े? बहुत लोगों ने पेड क्लास खरीदा होगा, खरीदा ना? एक ही दिन के टेस्ट पेपर में हालत खराब, एक ही दिन के मॉक टेस्ट में हालत खराब, नहीं होना चाहिए खराब। नीचे डिस्क्रिप्शन में फ्री में लिंक दिया गया, जाओ टेस्ट दो, तुरंत टेस्ट दो। लगातार आज से 7 दिन का आपका पेपर है। अगर 7 से 8 दिन तक आप हमारे साथ पेपर डेली देते रहे, ये 4 घंटे का वीडियो डेली देखते रहे, आपको सेलेक्ट होने से कोई रोक नहीं सकता है, कोई नहीं रोक सकता है। भैया मेहनत आपको करना पड़ेगा, मेहनत आपको करना पड़ेगा, ठीक है। चलो आ जाओ
आ जाओ ध्यान से पढ़ो, आगे देखो, आगे क्या खत्म हो गई कहानी। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। 45 क्वेश्चन यहीं पे था। एक्चुअली क्या है ना, 90 क्वेश्चन जो जीएस में है मैंने उसको दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, 45, क्योंकि एक साथ 90 क्वेश्चन पढ़ाने में क्या होता है कि मेरी खुद की एनर्जी हो सकता है कम पड़ जाए, या हो सकता है आप बोर हो जाओ, इसलिए उसको दो पार्ट में कर दिया। तो पहले रीजनिंग की क्लास, फिर एक जीएस की क्लास, फिर एक मैथ की क्लास, फिर जीएस की क्लास। ठीक है, इस तरह से 4 क्लास की शेड्यूल है। 7 से लेकर 11 बजे तक मेहनत करने को तैयार हो जाओ भाई। याद रखो, आपके घर वाले जब तक कह ना दे भैया क्या पढ़ रहे हो, अभी इतने दिन से तो पढ़े नहीं, आज से मतलब अभी परीक्षा का डेट नहीं है कि पढ़ाई चालू, अरे ठीक है यार, जब से जागा तभी सवेरा, क्या दिक्कत है, आज ही सवेरा हो जाए ना। तो जल्दी से आप जुड़ जाओ हमारे चैनल से, ताकि आपको अगले 7-8 दिन तक मेहनत करने से कोई रोक ना पाए। अगर आपने मेहनत कर दिया तो सिलेक्शन लेने से कोई रोक नहीं सकता। जिस दिन पेपर होगा ना, देख लेना, यहां से अगर क्वेश्चन ना आ जाए तो बताना, हम भी छांट के कर रहे हैं। हमने भी क्या किया है, हमने भी बनाया है, बनाने में समय लिया है। ठीक है, लोगों की तरह केवल अंधाधुंध पढ़ा नहीं दिया, कुछ भी आया यार, बैच पे बैच अनाउंस हो रहा है, लॉन्च हो रहा है, कोई स्ट्रेटजी नहीं, कोई प्लानिंग नहीं। देखो तो पता है, जब से लॉकडाउन हो गया, ऑफलाइन कोचिंग का जो क्रेज था वो थोड़ा सा डाउन क्या हो गया कि ऑनलाइन में जो ही है वो टूट पड़ रहा है। ठीक है, किसी का कोई क्लियर कॉन्सेप्ट नहीं है, किसी के पास कोई इस तरह का मजबूत पैनल नहीं है। आप जा करके विश्वास नहीं हो, आप जाकर के लोगों के एप्लीकेशन में जाके कमेंट पढ़िए, आपको समझ में आएगा कि कितने लोग निगेटिव कमेंट देते हैं। हमारे ऊपर भी निगेटिव कमेंट आते हैं, लेकिन आप जाके पढ़ना कि आपको ऑन एन एवरेज क्या मिलता है। ऑन एन एवरेज आपको हमेशा स्टडी 91 हर जगह आपको प्लस मिलेगा। क्यों? क्योंकि हम कंटेंट पर ही बिलीव करते हैं, हम एडवर्टीजमेंट पर बिलीव नहीं करते, सिर्फ और सिर्फ कंटेंट पर भरोसा करते हैं। क्योंकि जितना बेहतर कंटेंट होगा, जितना बढ़िया प्रेजेंटेशन होगा, उतना मजा आपको आएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, कल फिर से मिलते हैं 7 से 11 बजे के बीच में। ठीक है, और लगातार ये क्लास बनी रहेगी दोस्तों। आप इस तरह की क्लास अगर लगातार चाहते हैं और लगातार आपको दिया भी जाएगा, जो अदर एग्जाम की तैयारी करते हैं उनके लिए भी मैं इस तरह का पैकेज लाने वाला हूं। कुछ दिन में दोस्तों लाइव टेस्ट मैं एक बना रहा हूं, जिसमें ऑल ओवर इंडिया लाइव टेस्ट आपको दूंगा। एग्जाम से 3 दिन पहले, अभी नहीं बना है, लेकिन अगले 1 महीने के अंदर बन जाएगा। और वो अगर आ जाता है ना, तो आपको और भी ज्यादा मजा आएगा। ठीक है, पैसे वैसे रखो साइड में, पहले सिलेक्शन बाद में पैसे की बात करेंगे। ठीक है, पहले सिलेक्शन की बात करेंगे। ठीक है, अगर आपको अच्छा लगता है कि इस तरह की सीरीज बनती रहे, तो दोस्तों हमें प्रमोट जरूर से करना, वीडियो को शेयर करना, जो लोग आपके साथ तैयारी करने वाले हित मित्र हैं उनको जरूर बताना। ठीक है, आज के लिए दोस्तों बस इतना ही, मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू सो मच।